हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई के सारे इम्पॉर्टेंट द हिंदू के आर्टिकल्स हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का हमारा कोट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो नेल्सन मंडेला का ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है। ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमेशा कोई चीज़ जो है हमें तब तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक कि वो कर नहीं ली जाती। ठीक है, जैसे अगर आपने मन में सोचा है कि आपको जो है वो ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, जैसे आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको तब तक इम्पॉसिबल लगेगा जब तक कि इसको आप कर नहीं लेते हैं। और आपको देखिए कि लोग चाहे कुछ भी बोलें कि तेरे से नहीं होगा नहीं होगा, आपको फिर भी अंदर से एक स्पिरिट रखना है कि नहीं, मुझे करना है, चाहे जैसे भी हो मुझे करके ही दिखाना है। देखिए, उसके लिए आपको जो है वो अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी और उस रूटीन को जो है वो डेली बेसिस पर फॉलो भी करना पड़ेगा। तो आई होप आप सब जो है वो आप सब ने अपनी एक रूटीन बनाई होगी और आप अपने टारगेट्स को पूरा करते चले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारे पास पहला सवाल है कि शिंजो एबे हु वॉज रिसेंटली असैसिनेटेड इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के हैं? ऑप्शन ए जापान, चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया। आई होप इसका आंसर जो है वो सबको आता ही होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जापान। तो जापान के जो है ये पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। तो नारा सिटी में जो है वो इनकी डेथ यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो एबे स्पीच वॉज पार्ट ऑफ कैंपेन फॉर हिज फॉर्मर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है। एज अपर हाउस इलेक्शंस इन जापान आर ड्यू टू टेक प्लेस इन दिस वीक। तो वहाँ पर इलेक्शन होने थे, तो इसलिए यहाँ पर ये एक इलेक्शन पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन में गए हुए थे और वहाँ पर स्पीच के दौरान जो है वो इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि शिंजो एबे के बाद में कौन से जो है वो यहाँ पर पर्सनालिटी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बने जापान के, और ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री व्हाट इज द जीएसटी अप्लाइड फॉर सेल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो हमें यहाँ पर जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर कितने परसेंट जो है वो जीएसटी लगेगा, ये जो नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी की है ये कितने परसेंट का यहाँ पर जीएसटी अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 18%, 12%, 5% या फिर 0%। आई होप आपने इसका आंसर जो है वो दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 0%। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये जो नोटिफिकेशन जारी की है, इन्होंने बोला है कि हम कोई भी जीएसटी जो है वो इसके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे अगर कोई अपने देश का झंडा जो है वो खरीदना चाहता है। ठीक है, तो बोला कि द इंडियन नेशनल फ्लैग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मशीन मेड और द पॉलिस्टर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड हैंड वोवन एंड हैंड स्पन नेशनल फ्लैग मेड कॉटन, सिल्क, वूल और खादी आर डायरेक्टली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो उसको तो पहले से ही जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अगर आप कॉटन का, सिल्क का, वूल का या खादी का फ्लैग बेचते हैं। बट अगर अब आप पॉलिस्टर का भी बेचेंगे या मशीन से बना हुआ किसी भी तरह का भी बेचेंगे तो उस पर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्टिकल है अ न्यू जुडिशियल डिवाइस फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो यहाँ पर नए जुडिशियल डिवाइस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल रहने वाला है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बोल रहे कि इंडिया का जो टॉप कोर्ट है, इट कैन नॉट बी सीन टू बी हेल्पलेस when faced with issue of individual liberty। तो इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो राइटर हैं ये बोल रहे कि जो मोहम्मद जुबैर को जो है को फाउंडर है अल्ट न्यूज़ के, इनको जो इम्प्रिजन किया गया है, तो बोल रहे कि डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने इनको बेल दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इनको बेल दे दिया था, बट फिर भी इनको जो है वो अनदर केस में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। तो बेसिकली ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर मुद्दा उठ के क्या आ रहा है कि क्या होता है कि एक ही पर्सन है, अब एक पर्सन के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है डिफरेंट स्टेट में, तो हर स्टेट की जो पुलिस है वो इनको अरेस्ट करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहीं एक कोर्ट से इनको जो है वो बेल मिल भी जाती है तो फिर भी जो है वो बेल के बावजूद जो है वो दूसरे जो स्टेट की पुलिस है वो इनको अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसा कुछ केस निकल के आता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोला द ऑर्डर रिलेट्स टू अ केस challenging the Allahabad High Court judgment refusing to quash the FIR against
मिस्टर जुबैर। तो यहाँ पर इनके बारे में बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कि वहाँ इनका जो भी यहाँ पर आया है, इनकी जजमेंट आई है, उसको यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया है जो कि मिस्टर जुबैर के अगेंस्ट है। तो बोला है कि यहाँ पर चार्ज जो है इनके अंडर कौन से सेक्शन के तहत लगा था, 295A सेक्शन के तहत लगा था आईपीसी के, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग एंड इंसल्टिंग रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। तो ये सेक्शन 295 किसके लिए होता है, 295A याद रखना ये कि अगर आप रिलीजियस फीलिंग को आउटरेज करते हैं या इंसल्ट करते हैं किसी के रिलीजियस बिलीफ को, तो उसके तहत आपके ऊपर ये सेक्शन लगता है। अब उसके अलावा एक और सेक्शन की बात कर रहे हैं कि चार्ज अंडर सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी ऑफ प्रमोटिंग रिलीजियस एनिमिटी, कि अगर आप रिलीजियस एनिमिटी को प्रमोट करते हैं तो आपके ऊपर 153A चार्ज है जो कि लग सकता है। ये सेक्शन 2 आपने धाराओं को याद रखना है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप देखिए कि जो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं, तो बोल रहे कि चैलेंज क्या है जुडिशरी के रिगार्डिंग इसमें, तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गारंट करता है हमें वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कोर्ट हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है ना। जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी बात करूंगी और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में भी मैं अभी बात करूंगी। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड का अगर मोस्ट पावरफुल कोर्ट है क्योंकि इसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, और इसके पास में रिट्स को इशू करने की भी पावर है, जो कि आर्टिकल 32 के अंडर हमारा फंडामेंटल राइट है ना, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रिट्स को जारी कर सकता है, और इसके पास में एक और पावर है, बोला इट हैज़ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा और भी आर्टिकल्स की बात की, 132, 133, 134 एंड 136 की बात कर रहे हैं कि मतलब इसके अंडर ये अगर जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आर्टिकल 142 भी न्यूज़ में है। अब आर्टिकल 142 क्या बोलता है? ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो ऐसे ऑर्डर्स को लेकर के आए एज इज़ नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, यानी कंप्लीट जस्टिस की जब बात आती है तो उसके बारे में बात करता है ना। अगर कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसके ऊपर कंप्लीट जस्टिस देने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 142। तो बोले कि ये जो टॉप कोर्ट है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्पलेस कहीं ना कहीं हमें दिखता है जब यहाँ पर इंडिविजुअल लिबर्टी की बात आती है। ठीक है, या फिर ऐसे केसेस की बात आती है जैसे कि इनको बेल दे भी दी गई पर फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो वो सब चीज़ें जब आपके निकल के आती हैं तो कंप्लीट जस्टिस के मामले में ये आर्टिकल 142 को जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि इसकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। जानते हैं आपका नेक्स्ट कि आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को, इट मेक्स द सुप्रीम कोर्ट बोथ द गारंटर एंड द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए इसे जो है 5 रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है। आर्टिकल 131 और 136 ये क्या करते हैं? दे एंड्रेस द कोर्ट with the power to adjudicate disputes between individuals and the state between states and the union, कि अगर स्टेट और यूनियन के बीच में पंगा है तो उसे भी यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 स्टेट्स के बीच में है तो वो भी कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ है तो वो भी कर सकते हैं। तो हर तरह के जो मैटर्स है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये सब बातें जो है वो यहाँ पर बोली जा रही है। बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो जुडिशियल रिव्यू है कि हमारे जो है जुडिशरी के पास में ये पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कोई भी लॉ एंड ऑर्डर निकल के आ रहा है क्या वो वैलिड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि नहीं है। उसकी वैलिडिटी को डिफाइन करना, उसकी वैलिडिटी को रिव्यू करना ही ये पावर ही हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? अब देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है वो भी आपके पास जुडिशियल पावर ही है जो क्या करती है, जो एनफोर्स करती है ऐसे लॉज को सोसाइटी में लेकर के आती है जो बेनिफिशियल होते हैं सोसाइटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो है वो, या जनरल लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं, तो बेनिफिशियल होते हैं। ऐसे लॉज को या ऐसे कानून को जो है वो पारित करने का काम करते हैं, उनको आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं, उनको इन्फोर्स में लाने का काम करते हैं। तो ये पावर भी हमारी जुडिशरी के पास में है।
बात करते हैं कि ये जो कोर्ट्स है, अब देखो क्या बोल रहा है कि द कोर्ट्स नीड्स अ न्यू वर्जन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको नया वर्जन एक चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म का। बोला विच द कोर्ट इटसेल्फ इवॉल्व्ड इन 1980s। तो 1980s में जो है वो खुद जुडिशियल एक्टिविज्म का फंडा जो है वो निकाल करके लेके आए। ठीक है, तो आर्टिकल 142 मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या शो करता है, ये कंप्लीट जस्टिस को शो करता है। तो ये बोलता है कि मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव कॉन्साइसली इनकॉर्पोरेटेड, खुद सोच समझ करके इस आर्टिकल को जो है वो डाला गया था। ठीक है, जिसका प्रोविजन बाय ड्रास्टिकली मॉडिफाइड अर्लियर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके तहत इसको जो है वो निकाल करके लाया गया। अब एक केस बताते हैं यहाँ पर राइटर कौन सा, इन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी 1996, ये केस जो है वो निकल के आता है। तो इसमें जो जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की निकल के आती है, उन्होंने बोला दैट द पावर अंडर आर्टिकल 142 शुड रिमेन अनडिफाइंड एंड अनकैटलॉग्ड so that it remains elastic enough to be molded to suit the given situation, कि ये क्या रहे, ये इलास्टिक रहे, इसमें बदलाव किए जा सके। तो ऐसा इसको जो है वो रिजिड नहीं बनाया, इसको थोड़ा सा जो है वो इलास्टिक बनाने की बात इन्होंने की। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारे पास सवाल है कि विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो कौन सा राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन और राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कौन सा ऐसा राइट है जिसे इमरजेंसी के दौरान भी रद्द नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका सही आंसर है, वो है ऑप्शन डी, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट में आते हैं। ठीक है, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इसको इमरजेंसी के दौरान भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एट वो 7% रिटेल इन्फ्लेशन से स्टबर्न। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इसमें मैं आपसे कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगी, वो आपको 7.1% जो है वो जून में देखने को मिली। ठीक है, मई में ये 7.04% थी, बट स्टेट स्टक अबव 7% मार्क द थर्ड स्ट्रेट मंथ, कि उसके बाद में ये 7% पर ही रह रही है। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली देखिए क्या होता है कि आपकी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी 6 मेंबर की एक बॉडी होती है। ठीक है, अब आपकी 6 मेंबर की ये बॉडी है, और यहाँ पर क्या है कि 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं और 3 जो है वो आरबीआई के होंगे, इंक्लूडिंग द गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होते हैं और ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट वगैरह फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो एक चीज़ निकल के आती है कि हमें अपना इन्फ्लेशन रेट कितना रखना है। तो हमें इसको रखना है 2 से 6 के बीच में, 2 से 6% के बीच में रखना है। बट अभी जो है वो हमारा 7% या 7% से ऊपर ये इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो अगर हम इसके रीज़न की बात करें कि क्यों चल रहा है, देखिए इसके रिगार्डिंग बहुत से आर्टिकल्स पहले भी आ चुके हैं। इसका कारण ये है, मेन जो फॉरमोस्ट रीज़न मुझे दिखाई पड़ता है वो है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर है ना। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूक्रेन एंड रशिया के बीच में ये जो वॉर चला है, उसकी वजह से हमारे पास जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से फर्दर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हम चीज़ देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हुए तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है ना। तो ऐसे जो है वो हमें अदर सेक्टर्स भी इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बता रहा है। तो बोले कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गया, और वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो बोले कि प्राइस गेन्स ऑल्सो एक्सीड्स द आरबीआईज अपर टॉलरेंस लिमिट, जो कि 6% है। 6% से ऊपर नहीं जाना, हमें मिनिमम 2% रहना है, मैक्सिमम 6% रहना है, या उसके बीच में हम रह सकते हैं। 4% चलेगा, 3% चलेगा, 5% चलेगा, बट 6 से ऊपर नहीं चलेगा। तो इसका जो अपर लिमिट है यहाँ को, इसको भी ये एक्सीड कर दिया। अब बोले कि रूरल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 7.09%
जो है वो देखने को मिल रहा है 7.08% से मई महीने में, ठीक है। वाइल अर्बन जो है वो हमें 6.92% जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा एज पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज ऑन ट्यूसडे द फूड प्राइस इन्फ्लेशन एज पर द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ईज्ड टू 7.75% फ्रॉम 7.97% कि ये इससे भी ज़्यादा बढ़ गया, 7.75 से 7.9% हो गया, है ना। बट रिमेन्ड अबव 8% इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में ये और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें, क्या चीज़, जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है ना। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो रूरल एरिया में थोड़ा कम है और अर्बन में और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हायर कॉस्ट जो सीरियल या वेजिटेबल्स की पड़ रही है वो सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऊपर से दूध, मीट, क्लोथिंग, जो फुटवेयर है, ये सब चीज़ों का भी अब देखो क्या होता है कि बेसिकली मान लो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपका जो है वो क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, अब उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो बढ़ गया। अब एक जो ओला या ऊबर वाला पर्सन है वो भी अपने रेट्स बढ़ाएगा, है ना, उसके रेट्स भी बढ़ेंगे। अच्छा, एक पर्सन है जो कि सब्जी मंडी से डेली सब्जी लेकर के आता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसे भी पड़ता है, तो वो भी अपने रेट्स को बढ़ा देगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो फूड प्राइसेस के भी हमें जो है वो रेट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। और एज वेल एज अदर सर्विसेज के भी, सिर्फ फूड की बात नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़, मान लो कि एक रिटेल शॉपकीपर है, वो कहीं से होलसेल से मटेरियल ला रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो उसे भी पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें, मतलब हर जगह पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बोले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एम्फेसाइज द नीड टू कीप अ कांस्टेंट विजिल ऑन प्राइसेस एंड सस्टेन ग्रोथ इम्पल्सेस, कि इनको सबको हमें देखना है, ठीक है। बोला टिल द स्टार्ट ऑफ second half the central bank of the government will have to extremely mindful, watchful and prices in movements। तो उनको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा और ये सब चीज़ें हैं, तो खुद भी ये जो मॉनिटर करेंगे इस सब चीज़ को, ये बता रही हूँ। चलिए मैं आपसे कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरह से हमारा जो RBI है वो चीज़ों को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं RBI की बात करती हूँ, जैसे RBI है, तो RBI क्या करता है, आपने देखा होगा कि एक होता है आपका रेपो रेट, है ना, और एक आपका आता है साथ में रिवर्स रेपो रेट, एक होता है आपका CRR, एक होता है आपका SLR। ये सब टर्म्स हमें जाननी पड़ेंगी, तभी हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं CRR की, ठीक है। CRR की, CRR क्या होता है आपका, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो CRR क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ वो मनी है, वो पैसा है जो बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पास में रखना पड़ता है। तो जो पैसा RBI को ये देगा बैंक, उसको हम बोलते हैं CRR, ठीक है। RBI के पास में उसको कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा। SLR वो पैसा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो पैसा होता है जो कि बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज जो नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटीज़ होता है और लिक्विड एसेट्स का, वो अपने पास में रखते हैं, ताकि जो RBI ने उसको बताया, जैसे मान लो कि 100% है, तो इसमें से RBI ने बोल रखा है कि आप जो है वो इसको 15% अपने पास में रख लिए, तो ये 15% अपने पास में रखेंगे, ठीक है। और CRR मान लो ये 15% अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब ये जो है वो आपको रिजर्व किस फॉर्म में करना होता है, कैश की फॉर्म में। पर SLR को आप कैसे कर सकते हो, कैश में, और अदर एसेट्स लाइक गोल्ड में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मामले में भी रख सकते हैं, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मामले में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ये पूरा का पूरा यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। अब यानी CRR को हमने याद रखना है कि बैंक का पैसा RBI के पास, SLR यानी बैंक का पैसा किसके पास, बैंक के ही पास, बैंक के खुद के पास ही रहेगा, है ना। अच्छा, इसके इफेक्ट की बात करते हैं, तो इट कंट्रोल्स एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। अब एक चीज़ सोचिए, खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कि अभी हमने डिस्कस किया कि CRR क्या है, कि बैंक का पैसा है पर वो RBI के पास में है, ठीक है। RBI यहाँ पर बताता है कि नहीं, मेरे पास में ये पैसा होना चाहिए बैंक का। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लो कि बैंक, आप देखो ये परसेंटेज अगर कम है, लेट्स से ये 10% है, तो 90%
जो है वो बैंक के पास में पैसा है, इस 90% में मान लो 10% यहाँ पर SLR में रखा हुआ है, तो ये कितना हो गया 20%। तो ये लोन किस में देंगे, फिर जो बचा हुआ है इनके पास में 80% उसमें से ही लोन देंगे ना, है ना। जैसे 100% पैसा बैंक के पास में है, उसने 10% जो है वो CRR कर दिया और 10% उसने SLR कर दिया, तो रिमेनिंग 80% ही लोन दे पाएंगे, उसी पैसे से लोन दे पाएंगे। जब यहाँ पर RBI को लगता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, तो वो RBI क्या कर देता है, RBI CRR को बढ़ा देगा। अब जैसे उसने इसको इंक्रीज किया 10 से मान लो उसने 20% कर दिया, तो ये रेशो गिर गया। अब यहाँ पर बैंक कितना परसेंट दे पाएगा, 70% दे पाएगा लोन, है ना। तो कम लोन जाएगा तो लोगों के पास में जो एक्सेस फ्लो ऑफ मनी आ गया है वो कंट्रोल में आ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सेम ही अब देखो SLR क्या करता है, इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपॉजिटर बाय सेलिंग द बॉन्ड्स, की बॉन्ड्स वगैरह को सेल करके उसकी जो भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स है उसको ये मीट करते हैं, है ना। तो वैसी चीज़ें हो सकती है। ये जो है वो RBI खुद मेंटेन करता है इसको, और ये बैंक खुद करेगा ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये रेगुलेट क्या करता है, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी की, कैश की फॉर्म में तो लिक्विड एसेट है, ठीक है, कैश की फॉर्म में यानी लिक्विड है, तो लिक्विडिटी को इकोनॉमी में ये पूरा रखता है। और SLR जो है वो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो उसको करता है, क्योंकि ये जो है वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के चलते जो है वो चलता रहे, या गोल्ड वगैरह, यानी कैश और बाकी एसेट्स में भी चलता है, दोनों में। तो क्रेडिट ग्रोथ इन इकोनॉमी ये बढ़ा के रखेगा। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व की बात करें तो बैंक डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड इन CRR की, आप उसमें बैंक कुछ नहीं कमाता है। और यहाँ पर बैंक अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम ऑन SLR, यहाँ पर ये करता है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम जो है वो बात करने वाले हैं, हमारे पास क्या है, रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट से पहले CRR की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड है या किस तरह से ये चीज़ों को काम करता है। अब RBI CRR को इंक्रीज कर रही है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास में अब कम पैसा बचेगा, क्योंकि CRR जो है वो अब RBI के पास में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो अब बैंक के पास में कम पैसा है तो बैंक कम लोन दे पाएगा, चाहे वो कंपनीज़ को दे रहा है। कल भी हमने एक आर्टिकल कंपनीज़ वाला डिस्कस किया था जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं बैंक रिलेटेड, वो NPA इंक्रीज़ हो रहा है, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर CRR अगर इंक्रीज़ कर रखा होगा तो क्या होगा, बैंक के पास में कम पैसा होगा देने के लिए। अब बैंक नीड टू इंक्रीज लैंडिंग रेट्स और टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन। अगर उसे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो बैंक का जो अपना रेट है इंटरेस्ट का वो बढ़ जाएगा ना, वो बढ़ा लेगा, है ना। कि अगर लोन लेना है भाई, तुम्हें पहले 5% पर लोन मिलता था, अब तुम्हें 10% पर मिलेगा, क्योंकि RBI ने CRR इंक्रीज कर दिया। 10% पहले हम RBI को देते थे, अब RBI ने 20% कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा क्योंकि बैंक के पास में पैसा कम है, तो लोग जो है वो कम लेंगे उस पैसे को, है ना। तो इंटरेस्ट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन मार्केट, तो ये इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं और कस्टमर कम पैसा जो है वो बोरो करते हैं, कम लोन लेते हैं। अब उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो राइज हो जाते हैं और मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी में यानी कि लोग कम लोन लेंगे तो पैसा उनके पास में कम होगा और डिमांड जो है वो कम हो जाती है किसी भी चीज़ की। जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि आपके पास मान लो एक कॉमोडिटी है, एक चीज़ है आपके पास, मान लो कि ये गुड आपका A है, मान लो कि हम टमाटर की बात करें, ठीक है, ये टमाटर है। अब टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी शॉर्टेज चल रही है, लोगों के पास है बहुत पैसा है, तो एक बोलेगा कि नहीं, अगर ये 10 रुपये किलो बिकता होगा तो ये बोलेंगे कि नहीं जो है वो हमें इसके 20 दे दूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं 30, ये बोलेगा 40। तो इस तरह से जो है वो रेट्स बढ़ जाते हैं, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि सबको टमाटर खाने हैं इस टाइम, अब जब लोगों के पास में पैसा कम होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है, पैसा बहुत कम है, तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं टमाटर को अवॉइड ही कर देते हैं, है ना। तो वो डिमांड उसकी कम हो जाएगी और इसका जो रेट है वो अपने आप नीचे आ जाएगा, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। तो वैसी चीज़ें आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है कि रेपो रेट क्या होता है आपका। आप देखो, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि वो उनको रेट, इस रेट पर, इस इंटरेस्ट पर जो है वो लोन देगा। अगर बैंक को लोन लेना है तो वो रेपो रेट पर लेता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि
ये वो है जिस पर कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेता है। तो ये लोन किसने लिया? लोन यहाँ पर लिया आरबीआई ने, और यहाँ पर किसने लिया? आरबीआई से लोन किसने लिया? कमर्शियल बैंक्स ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद है। इसका पर्पस क्या होता है कि रेपो रेट का टू फिलफिल डिफिशिएंसी ऑफ फंड्स, कि अगर फंड में कमी आ गई है तो कमर्शियल बैंक को चलो लोन दे देते हैं कि उनके पास में पैसा चल जाएगा। इसका पर्पस होता है टू इंश्योर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की में जो है वो लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं। रेपो रेट हमेशा हाई होता है और रिवर्स रेपो रेट हमेशा थोड़ा सा कम होगा। आप सोचिए कि आरबीआई से अगर लोन लेंगे तो वो रेट इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा, अगर आरबीआई को लोन देंगे तो वो इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और ये मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट कर देता है। ये रीपरचेज एग्रीमेंट के ऊपर चार्ज होता है और ये रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर आरबीआई जो है वो बैंक से पैसा लेता है तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, और अगर जो है वो आपका कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेता है तो उसे हम रेपो रेट जो है वो बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आए होंगे। अभी हम बात करते हैं, अगर आपको आर्टिकल समझ में आया है, आपने चीज़ें अच्छे से समझी हैं, तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। क्वेश्चन है कि व्हेन द कैश रिजर्व रेशो यानी CRR इज इंक्रीज्ड बाय आरबीआई इट विल, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? अब खुद ही सोचिए कि CRR को इंक्रीज किया तो क्या यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा? क्या ये इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, क्या मनी की सप्लाई को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज कर देगा मनी की सप्लाई को, या नो इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी, या इनिशियली इंक्रीज द सप्लाई बट लेटर ऑन डिक्रीज ऑटोमेटिकली। आई होप आपने इसका आंसर जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं इसके आंसर की ओर। अब खुद ही सोचिए कि क्या होगा कि अगर CRR का रेट बढ़ गया तो बैंक के पास में कम पैसा बचेगा और वो लोन कम देगा, और लोन को कम देने के लिए वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई, है ना। तो बोला व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस द CRR fewer funds are available with banks and they have to keep large proportion of their cash in hand with RBI, and thus hike in CRR leads to an increase in the interest rate on loans provided by the banks, and reduction in CRR sucks money out of the system causing a decrease in the money supply. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि RBI increases the rate of interest in the situation of, किस सिचुएशन में ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती आ रही है? जब हायर इन्फ्लेशन होती है या जब लोअर इन्फ्लेशन होती है, इन प्रेशर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, या नन ऑफ दीज। अच्छा, आपने आई होप इसका आंसर भी दे दिया होगा क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अभी बढ़ जाते हैं अपने आंसर की ओर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। देखिए क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और फिर यहाँ पर बैंक्स के पास में कम पैसा जा पाएगा, है ना। तो आरबीआई मेक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग डाउन द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, एंड वन वे इज टू डू दिस बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। रेपो रेट को भी बढ़ा करके ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई किसको लोन देता है, चलिए बता दीजिए मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई जो है वो लोन देगा या फिर आरबीआई लोन लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि क्रिएट मोर जॉब्स, रिवैम्प एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये आर्टिकल जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि हम 10 लाख जॉब क्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो बोले कि ये जो प्लान है इट डज़ नॉट अपेयर टू हैव फैक्टर्ड इन द ग्राउंड रियलिटीज़, की रियलिटी कुछ और ही है कि हमें वैसा कुछ लग नहीं रहा है जैसा आपने बोला हुआ है। ठीक है, तो बोल रहे कि गवर्नमेंट इन इंडिया ने जो है वो अनाउंस किया कि हम 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देंगे 18 मंथ में। बोले जिनमें से अगर हम बात करें कि ऑफ अबाउट 40 लाख सैंक्शन पोस्ट 22% आर नाउ वेकेंट, कि जो पहले से आपने 40 लाख बोली थी सैंक्शन पोस्ट की थी उसमें से 22% अभी भी वेकेंट है। ठीक है, कि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है कि उनके ऊपर भी गौर कीजिए। एंड द गवर्नमेंट विल फिल दीज पोस्ट इन 18 मंथ्स, कि उसको भी 18 महीने में भरने वाले हैं। वैकेंसीज की बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि गवर्नमेंट किस तरह से मैनेज करेंगी जो एब्सेंस ऑफ मोर देन 5th ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ की, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर वैकेंसीज है उनको कैसे मैनेज किया जाएगा।
यहाँ पर 8.72 लाख पोजीशंस हैं जो कि वेकेंट पड़ी हुई हैं, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है। ये कौन बताते हैं हमें? ये हमारी खुद की मनगढ़ंत बातें नहीं है। किसने बोला है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं, ठीक है, राज्यसभा में इन्होंने बताया था, ठीक है। उसके अलावा मैं बोल रहे कि और भी कई सारी ऐसी पोजीशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या डिफेंस फोर्सेस में या हेल्थ सेक्टर में या सेंट्रल स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जुडिशरी की बात कर ले तो हर जगह पर लगभग 30 लाख पोस्ट हमारे पास वेकेंट पड़ी हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी एज इशू की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक और मेजर यहाँ पर हमारे पास ये कंसर्न है कि जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो जनरेट होगा थ्रू दिस प्लान, द शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कि आप आशा वर्कर्स रख रहे हैं तो वो आप कॉन्ट्रैक्टर पर रख रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ, ऐसे भी कई सारे और वर्कर्स हैं जिनको कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हो। बोला दीज एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट अर्न अ लोअर सैलरी, ठीक है, जो भी कंसोलिडेटेड वेजेस उनको मिलती हैं एंड नॉट एंटाइटल्ड टू डिसेंट वर्क, उसको हम डिसेंट वर्क कंडीशंस में नहीं बोलते हैं, तो ठीक है, तो वो सब आता है। अब उन्हें कि इंक्लूडिंग मिनिमम पैकेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी की, ना तो इनको सोशल सिक्योरिटी है, वो सब चीज़ें भी हैं आपकी। बोला कि गवर्नमेंट को ना थोड़ा चीज़ों को देखना चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ सब चल रही है। अब बोले कि मेजर जॉब्स आर नीडेड, बहुत से जॉब्स हमें और भी चाहिए क्योंकि टोटल जो हमारे पास लेबर फोर्स है कंट्री में वो 437.2 मिलियन जो है वो 2022 अप्रैल का हम डेटा ले रहे हैं, यहाँ तक हमें देखने को मिल रही है। बोले एट अ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 42.13% जो है वो देखने को मिलता है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड में बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यूथ में 20% जो है वो देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें बैकलॉग की कि 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल है और एनुअल एडिशन इसमें 50 to 70 लाख वर्कर्स का हर साल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ये डेटा दे रहा है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, हम उसको देख रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो बोले जनरेशन ऑफ मेयर 10 लाख जॉब्स इन 18 मंथ्स इज़ टू लिटल, और ये बहुत ही कम है कि आप सिर्फ 10 लाख जॉब्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर 50 से 70 लाख तो हर साल ही निकल के आते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन, है ना। तो आप कैसे, मतलब इतने कम से कैसे आप चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ये यहाँ पर राइटर का कहना है। प्लस बोल रहे हैं कि आप जैसे जो है वो MG नरेगा जैसा प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, किसके लिए? रूरल एरियाज़ के लिए। अर्बन एरियाज़ के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम क्यों नहीं है? ये सब बातें भी यहाँ पर राइटर ने बोली हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का द हिंदू का डिस्कशन जो है वो सारा समझ आया होगा और आपको माइंड में बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए इस लेक्चर को, और साथ में जो है वो शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर आंसर दीजिए, ठीक है।